चैप्टर 3 है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसमें स्टार्टिंग बता रखी है कि जो एक 11 साल का बच्चा था हेलमुट, 1945 में जब वो अपने माता पिता से आत्महत्या की चर्चा सुनता है। उसके पिता एक नाजी समर्थक थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने जर्मन के जो लोग थे जो मेडिकल और फिज़िकली अनफिट थे, उन्हें उनकी काफ़ी आत्महत्या उनकी काफ़ी लोगों की उन्होंने हत्या करी थी। तो जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पे वो आक्रमण करा और उसे जर्मनी को जीत लिया, तब उन्हें लगा कि जो मित्र राष्ट्र है वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया है। तो इस बात पे उसके हेलमुट के जो पिता थे उसने आत्महत्या कर ली। तो इस घटना का हेलमुट पे इतना गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा कि वो कई वर्षों तक घर का खाना खाने से डरता रहा और उसे डर था कि उसकी माँ उसके खाने में जहर मिला देगी। तो जो उसके पिता थे वो बता रखा है कि वो अडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, नाजी विचारधारा के समर्थक थे। तो ये क्या थी, ये हिटलर का उदय जर्मनी की जो राजनीति है उसमें कैसा हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे और उन्होंने क्या क्या अत्याचार करे। बीच में बैकग्राउंड में द्वितीय विश्व युद्ध भी दे रखा है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो यहाँ बता रखा है जो नाजीवाद है वो केवल यहूदियों की हत्या तक ही सीमित नहीं था। ये एक राजनीतिक और एक सामाजिक विचारधारा थी। इसका उद्देश्य जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था और पूरे यूरोप पे प्रभुत्व स्थापित करना था। अडॉल्फ हिटलर जो था वो इसका प्रमुख नेता था। फिर जब मई 1945 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, उसके एक महीने पहले यानी अप्रैल 1945 में ही हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री था गोेबल्स था, उसने परिवार सहित एक बंकर में आत्महत्या कर ली थी। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने जो मानवता के विरुद्ध जो अपराध किए थे उसके लिए न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण, एक सैनिक अदालत स्थापित की गई। तो इन अपराधियों पर जो सैन्य अधिकारी थे या फिर अन्य जो लोग थे जिन्होंने जनता पे अत्याचार किए थे, वो उन पे 3 तरह के आरोप लगाए गए। एक तो शांति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध यानी क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिर नाजियों ने क्या है, देखिए हम बता रखा है कि लाखों लोगों पर उन्होंने जेनोसाइड किया था, मारे गए। उन्होंने इतने लोगों को मारा था कि इसमें 60 लाख तो यहूदी शामिल थे, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पॉलिश नागरिक थे, 70,000 जो थे वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग जर्मन थे और अनेक राजनीतिक विरोधी थे जिन्हें जर्मन जो नाजी समर्थक लोग थे, सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने मार डाला था। यहाँ बता रखा है लोगों को ऑश्विट्ज़ जैसे गैस चैम्बर थे, वहाँ पे जहरीली गैस दे के मार दिया जाता था। फिर न्यूरेमबर्ग में जो प्रमुख तौर पे 11 जो प्रमुख नाजी थे उन्हें मृत्युदंड दिया गया। कई अन्य को इन्होंने आजीवन कारावास दिया। फिर भी देखिए इनकी जो सज़ा थी वो इनके अपराधों की तुलना में कम मानी गई है। तो इतिहासकारों का ये मानना था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो जर्मनी के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने जो कठोर व्यवहार किया था उसने कहीं ना कहीं नाजीवाद के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अपेक्षाकृत कम कठोर नीति अपनाई। अब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का अंत और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, इसके बीच का जो भी है जर्मनी के रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट है कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 के बीच में। तो जो इसमें स्टार्टिंग में बता रखा है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक जो जर्मनी था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसने जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्यों के साथ मिलकर जो मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, बाद में रूस और अमेरिका भी शामिल हुए थे, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो इनमें सभी जो देश थे विपरीत लड़ने वाले, जो ये जर्मनी के साथ लड़ रहे थे, सभी को कुछ ना कुछ उनके सबके अपने स्वार्थ थे। लेकिन क्या हुआ कि जो युद्ध है ये लंबा चल गया और उनके उपनिवेश बाहर भी थे, तो एक तरीके से पूरे विश्व में ये युद्ध फैल गया था। तो इससे यूरोप के जो संसाधन है वो समाप्त होने लग गए थे। तो हालांकि इसमें शुरुआत में तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ तो नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी पराजित हो गए। जर्मन जो सम्राट था कैसर, उसने सिंहासन छोड़ दिया था। तो जो वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई, नेशनल असेंबली की बैठक हुई, वहाँ पे एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया, जर्मनी को संघीय गणराज्य बनाया गया, फेडरल स्टेट बनाया गया। 18 वर्ष से जो अधिक सभी वयस्क थे, महिलाएं थीं, सभी को मतदान का अधिकार मिला गया। संसद को जो है राइक्सस्टिग कहा गया। तो
ये है। अब फिर यहाँ पे बता रखा है वर्साई की संधि क्या थी। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी को कठोर और अपमानजनक शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। उसमें प्रमुख शर्तें ये लगाई गई कि विदेशी उपनिवेश उसके सारे छीन लिए गए। इससे उसकी 10% जनसंख्या और 13% भूभाग जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद खो दिया था। 75% उसका लौह अयस्क भंडार और 26% कोयला उसके संसाधन उसने गंवा दिए। उसकी सेना को कमज़ोर कर दिया गया, डिमिलिटराइज किया कर दिया गया, यानी उसे सेना रखने का अधिकार नहीं था। उस पर अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ट क्लॉज लगाया गया, जिसके अनुसार युद्ध का पूरा दोष जर्मनी पे मढ़ दिया गया। 6 अरब पौंड का हर्जाना उसे देना पड़ा और राइनलैंड जो उसका खनिज संसाधन बाहुल्य क्षेत्र था उस पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए, जो वाइमर गणराज्य था वो लोकतांत्रिक विचारधारा पे केंद्रित था, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। जो अधिकांश जो जर्मन लोग थे वो वाइमर गणराज्य को पसंद नहीं करते थे। वे जो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो उसकी हार हुई थी जर्मनी की और वर्साई संधि की में जो जर्मनी का अपमान किया गया था उसके लिए वो वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार मानते थे। और इसी असंतोष ने आगे चल के कहीं ना कहीं नाजीवाद और हिटलर के उदय का रास्ता तैयार करा। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ भाई, युद्ध का क्या असर हुआ। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने यूरोप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक तौर पे बुरी तरीके से प्रभावित करा था। युद्ध से पहले जहाँ यूरोप सबको कर्ज देता था, यूरोप के बाद में वो खुद ऋणी हो गया था। तो वाइमर गणराज्य को क्या है, पुराना जो जर्मन साम्राज्य था, राजशाही थी, उसकी गलतियों का दंड भुगतना पड़ रहा था। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को क्या है, भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। तो वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे, वाइमर गणराज्य जिन्होंने जिसकी स्थापना करी थी, वो थे समाजवादी थे, लोकतंत्रवादी थे, कैथोलिक विचारों वाले थे। उन्हें नवंबर अपराधी कह के चिढ़ाने लगे। नवंबर अपराधी इसलिए क्योंकि नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। और उस वक्त एक पता नहीं जो जर्मनी की जो स्थिति इतनी ख़राब थी कि जो मीडिया है या फिर पूरे यूरोप में ही सैनिकों को नागरिकों से अधिक महत्व दिया जाने लगा। समाज में आक्रामकता, शक्ति और पुरुषत्व को आदर्श माना गया। जो मीडिया है वो जो युद्ध और सैनिक जीवन का महिमा मंडन करने लगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। सैनिकों का जो जीवन था वो बहुत जो खाइयों में जो लड़ते थे, ट्रेंचेस, उसमें बहुत अत्यंत कठिनाई भरा था। पास में ही अगर कोई ख़त्म हो जाता तो वो जो चूहे काटते थे वो बहुत बीमारियां फैलाते थे। तो लेकिन वाइमर गणराज्य के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो लोकतंत्र एक बड़ा नया विचार था। उससे पहले देखिए राजशाही थी, फिर बाद में जो ये उस वक्त वो जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनकी कट्टरता का भी वो सामना कर रहा था। तो एक जो तानाशाही और रूढ़िवादी शासन के सामने लोकतंत्र धारा वाला वाइमर गणराज्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट है राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। देखिए, जो वाइमर गणराज्य की स्थापना जब हुई थी तब जर्मनी में देखिए राजनीतिक अस्थिरता थी। जर्मन साम्राज्य है वो प्रथम विश्व युद्ध में करके वो अब उस राजशाही हटी थी। तो जो स्पार्टकिस्ट लीग है उसने कहीं ना कहीं रूसी क्रांति से प्रेरणा लेके रूसी क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी क्रांति करने का प्रयास करा। कई शहरों में जो मजदूर थे, जो नाविक थे, उनकी सोवियतें बना ली गई थी, जिस तरीके से रूस में बनाई थी। सोवियत होता है एक स्थानीय स्वशासी संगठन होता है। तो बर्लिन में भी सोवियत जैसी सरकार बनाने की मांग तेजी हो गई। तो जो सरकार, जो समाजवाद, जो वाइमर सरकार जो थी वो देखिए जो समाजवादी थे, लोकतंत्र समर्थक थे और कैथोलिक नेता थे, उन्होंने मिलकर वाइमर में लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। तो जो ये स्पार्टकिस्ट जो ये आंदोलन करना चाह रहे थे, सरकार ने एक पूर्व सैनिकों का एक संगठन था फ्री कोर, उसकी सहायता से स्पार्टकिस्ट विद्रोह को दबा दिया। तो ये जो स्पार्टकिस्ट लीग थी इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना करी। अब देखिए, वाइमर गणराज्य की स्थापना में समाजवादी हैं, इन्होंने जो स्पार्टकिस्ट लीग वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। तो यहाँ से जो समाजवादी और जो कम्युनिस्ट वाले थे जर्मनी में एक दूसरे की कट्टर विरोधी हो गए और ये कभी भी हिटलर के विरोध में इनमें एकता स्थापित नहीं हो सकी। और इस स्थिति, ये जो राजनीतिक स्थिति थी राजनीतिक, इसका लाभ हिटलर को भरपूर मिला। अब देखिए, इसमें यहाँ राजनीतिक उग्रवाद बता रखा है कि जो क्रांतिकारी और जो उग्र राष्ट्रवादी थे दोनों ही कठोर और कट्टर समाधान चाहते थे। इसे जर्मनी में जो राजनीतिक कट्टरता है वो उस समय बढ़ गई थी। लोग फाइनेंशियली वैसे ही परेशान हो रखे थे। तो जो ये उग्र राष्ट्रवादी थे इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा, लोगों के असंतोष का फ़ायदा उठाया। देखिए, जर्मनी जो था उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी कर्जा लिया था और युद्ध के बाद जो उसे स्वर्ण गोल्ड में युद्ध क्षतिपूर्ति रेपरेशन चुकाना था, तो इससे जर्मनी का जो स्वर्ण भंडार है वो कम हो गया। 1923 में तो जर्मनी ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। इसके जवाब में क्या करा, फ्रांस ने जो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर, उस पर कब्जा कर लिया। इसका उद्देश्य कोयला लेके क्षतिपूर्ति वसूलना था। इस पर जर्मनी ने क्या किया, निष्क्रिय प्रतिरोध की अपनाया।
उसमें उसने बिना नियंत्रण के बहुत अधिक कागजी मुद्रा छाप दी। उस वक्त देखिए जर्मन करेंसी जर्मन मार्क था, तो उसका मूल्य फिर बाजार में नोटों की जब अधिकता बहुत ज़्यादा हो गई तो तेज़ी से उस जर्मन मार्क का मूल्य गिर गया। इस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी ऐसी वस्तु जिसमें वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य जो है लगभग समाप्त हो जाता है। तब उस स्थिति में अमेरिका जर्मनी की सहायता के लिए आगे आया। उसने डाउस योजना लागू करी और जर्मनी की सहायता करी। इस योजना के तहत जो युद्ध क्षतिपूर्ति की शर्तें थीं उनमें बदलाव किया गया, तो इससे जर्मनी पे आर्थिक बोझ कम हुआ और अर्थव्यवस्था में उसके कुछ सुधार आने लगा। लेकिन 1924 से 1928 तक जर्मनी की अर्थव्यवस्था कुछ संभल थी। इससे पहले 1929 में जो वॉल स्ट्रीट शेयर बाज़ार है वो गिर गया, तो इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और उससे पूरी दुनिया में उस आर्थिक मंदी का असर महसूस किया। लेकिन जो जर्मनी है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो इसलिए हुआ कि जर्मनी ने ऋण ले रखे थे अमेरिका से, और अमेरिका ने वो जब मंदी आई तो वो ऋण वापस लेने लगा। तो 1932 तक जो जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन है वो 1929 की तुलना में केवल 40% रह गया। लगभग जो 60 लाख लोग थे वो बेरोज़गार हो गए थे और कई लोगों की आय घट गई। जो युवा थे वो अपराध और निराशा की ओर बढ़ने लगे। मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो गई थी। छोटे व्यापारी और जो दुकानदार थे वो आर्थिक संकट में आ गए थे। किसान थे वो कृषि उत्पादों के दाम गिरने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। महिलाओं को परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया था महिलाओं के लिए। केवल संगठित जो मजदूर थे वो ही कुछ हद तक अपनी स्थिति बचा पा रहे थे, लेकिन बेरोजगारी करने के कारण उनकी सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो गई थी। भाई वो जिस दाम में मजदूरी करते थे, बेरोजगार लोग थे वो उससे कम में करने को तैयार थे। तो जो मध्यम वर्ग है उसके पास सर्वहाराकरण यानी या प्रोलिटेरियनाइजेशन का डर सता रहा था। यानी एक ऐसी स्थिति कि वो भी उन्हें भी अपनी बचत ख़त्म करके उन्हें भी मजदूरी करने की स्थिति आ जाए, मजदूर वर्ग में वो शामिल हो जाएं, वो सर्वहाराकरण कहलाता है। तो देखिए जो वाइमर गणराज्य था वो ये आर्थिक महामंदी तो कहीं ना कहीं कारण था ही था। वाइमर गणराज्य की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो भी कमज़ोर थी। इसमें क्या था, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, उसके कारण भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं था। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 48 जो था, जो राष्ट्रपति आपातकाल लगा के नागरिक अधिकार निलंबित कर सकता था और आदेश द्वारा शासन कर सकता था। तो ये जो बार बार जो सरकारें बदल रही थी और जो अनुच्छेद 48 के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगा के नागरिकों के अधिकार निलंबित करे जा रहे थे, इससे जो जनता है वो लोकतांत्रिक जो संसदीय व्यवस्था है उस पर जनता का विश्वास हो नहीं रहा था, क्योंकि एकदम नई व्यवस्था थी। जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है और जो सफल भी हो जाए कि भाई जनता ही अपने नेताओं को चुने और जनता ही हटाए। तो उन्हें निराशाई की थी आदत थी, तो वो इस चीज़ पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहे थे, जिससे आगे चल के जो डिक्टेटरशिप है उसके लिए रास्ता खुल गया। यहाँ पे सेकेंड है हिटलर का उदय। देखिए अडॉल्फ हिटलर है, उसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसका जो बचपन बहुत गरीबी में बीता था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में संदेशवाहक के रूप में उसने कार्य किया था और वीरता के लिए उसने कई पदक जीते। जर्मनी की हार और वर्साई की संधि से वह अत्यंत नाराज़ था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी में प्रवेश लिया, जिसे बाद में उसने नाजी पार्टी नाम दे दिया। और 1923 में बवेरिया से उसने सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करा, लेकिन असफल रहा। उसे गिरफ्तार करके उस पर देशद्रोह का मामला मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया था। 1929 की जब महामंदी आई तो बेरोजगारी और आर्थिक संकट बढ़ा, जिससे जो नाजी पार्टी है, जो कट्टर पार्टी है, उसे जनता का व्यापक समर्थन मिलने लगा। हालांकि 1929 के जो चुनाव हुए थे उसमें नाजी पार्टी को केवल 2.6% ही वोट मिले थे, लेकिन 1932 तक आते आते जो 37% वोट के साथ ही जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो इसका एक कारण था कि जो हिटलर था वो एक प्रभावशाली वक्ता था। उसने लोगों से वादे किए कि वो जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएगा, वर्साई की संधि का अपमान समाप्त करेगा, बेरोजगारों को रोजगार देगा, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करेगा, विदेशी प्रभाव और षड्यंत्रों का विरोध करेगा। तो वो इसके लिए प्रोपागेंडा भी यूज़ करता था। जो नाजी पार्टी उसने विशाल रैलियाँ, स्वस्तिक ध्वज, नाजी सलाम और प्रभावशाली प्रचार के माध्यम से जनता को आकर्षित करा। जनता पहले से ही परेशान थी तो उसने उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। नाजी प्रचार करता थे उन्होंने हिटलर को एक उदारकर्ता मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने आर्थिक और राजनीतिक संकट से परेशान लोगों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लोगों ने नाजी पार्टी पे
फिर देखिए द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जो वाइमर गणराज्य जो लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित था, उसका पतन कैसे हुआ। तो देखिए जो 30 जनवरी 1933 तक जो है राष्ट्रपति जो था पॉल वॉन हिंडरबर्ग, उसने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त करा। सत्ता मिलते ही जो हिटलर था उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में जर्मन संसद राइक्सटाग में आग लगने की घटना, एक रहस्यमयी आग लगी, तो इस घटना का उपयोग हिटलर ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए करा। इसने एक फायर डिक्री निकाली 28 फरवरी 1933 को, एक तरह का एक फरमान आदेश निकाला। इसमें उसने भाषण की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, सभा करने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, वाइमर संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए। कम्युनिस्ट जो थे वो उन्हें हिटलर अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो जो हज़ारों कम्युनिस्ट हैं उन्हें गिरफ्तार करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। नाजियों ने केवल कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि जो अनेक अन्य जो विरोधी थे उनका भी उत्पीड़न किया। और 3 मार्च 1933 को उसने विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट निकाला। तो इस कानून ने जो जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कर दी थी, हिटलर को इस कानून के तहत संसद को दरकिनार करके अध्यादेश यानी डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार मिल गया था। नाजी पार्टी को छोड़ के सभी राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सरकार ने इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है, मीडिया है, सेना है, न्यायपालिका है, उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और जो नाजी दमनकारी संस्थाएं थी, देखिए गेस्टापो था, एक गुप्त राज्य पुलिस हुआ करता था, एसएस था, हिटलर की सुरक्षा टुकड़ी थी, ऐसे और स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, नाजी अर्धसैनिक संगठन थे, और या फिर सिक्योरिटी सर्विस एसडी सुरक्षा खुफिया सेवा थी। तो ये जो संस्थाएं थी, इन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को गिरफ्तार करने और यातना देने, निर्वासित करने और कंसंट्रेशन कैंप भेजने की असीमित शक्तियाँ दे दी। तो इस प्रकार एक जर्मनी जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सकता था, उससे धीरे धीरे वो तानाशाही राज्य की ओर अग्रसर हो गया। यहाँ पे साइड में कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बता रखा है कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। और ये जो स्थान होते हैं बिजली के जो करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे हुए रहते हैं, तो इनसे कोई क्या है बाहर भाग नहीं सकता है। सेकेंड है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। देखिए जो हिटलर है उसने आर्थिक पुनर्निर्माण करने की कोशिश करी। उसने अर्थशास्त्री था हालमार शाक्त, उसे आर्थिक सुधार का दायित्व सौंपा। तो हालमार शाक्त ने जो अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश करी कि भाई पूर्ण उत्पादन, फुल प्रोडक्शन किया जाए और पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इन जो सरकारी योजनाओं के तहत जो जर्मन सुपर हाईवे है उसका निर्माण किया गया। जो वॉक्सवैगन जो जर्मन कार है, सुपर कार, पीपल्स कार के नाम से, उसे लाया गया। और फिर 1933 में जर्मनी ने जो लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया, जो आज के संयुक्त राष्ट्र संघ की भांति था। और 1936 में जो राइनलैंड था, जिस पे मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था युद्ध क्षतिपूर्ति के बहाने, वो जो खनिज संसाधन बाहुल्य क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम में जर्मनी ने वापस उसे अपना लिया, उस पर वापस कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो गया। और वो नाजी पार्टी ने एक नारा दिया, एक राष्ट्र, एक साम्राज्य, एक नेता, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। बाद में जो जर्मन भाषी जो चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र है सुडेंटनलैंड, उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करते पूरे चेकोस्लोवाकिया पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इन कार्यों का अभी तक जो है इंग्लैंड वो प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये था कि भाई वर्साई की संधि के तहत जर्मनी का अन्याय हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा था। फिर जब शाक्त जो था उसने अत्यधिक जो सैन्य खर्च हो रहा था उसको विरोध करा, तो हिटलर ने शाक्त को पद से हटा दिया। अब जो आर्थिक संकट था उस हिटलर ने क्या करा, उससे निपटने के लिए युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इस कारण फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी, भाई जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करना और उसके कारण फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाना। फिर सितंबर 1940 में जो जर्मनी था उसने इटली और जापान के साथ एक मध्य त्रिपक्षीय संधि करी। और फिर जून 1941 में जो जर्मनी था उसने सोवियत संघ पर हमला करा। तो ये सोवियत संघ पे हमला करने का जर्मनी का कारण ये था कि वो जर्मनी के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना चाहता था जो हिटलर था, और जो रहने की जगह है वो जर्मन लोगों के लिए वो लिविंग स्पेस बढ़ाना चाहता था। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल बताते हैं। जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुआ उसमें सोवियत सेना ने जर्मनी को निर्णायक पराजय दी, और जो इस युद्ध में जो सोवियत सेना है वो जर्मनी को परास्त करते हुए बर्लिन तक आ गई थी।
तो शुरुआत में देखिए अमेरिका इस युद्ध से दूर रहा, लेकिन जब जो जापान है वो पर्ल हार्बर यानी प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसैनिक जो ठिकाने थे उस पर जब जापान ने हमला कर दिया तो अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और जब मई 1945 में जब हिटलर की हार हो गई और अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी है उस पर परमाणु बम गिरा दिया, तो उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए जो लीग ऑफ नेशन था उसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आगे युद्ध ना हो इसके लिए बनाया गया था। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 1920 में वर्साई की संधि के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना और भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसके देखिए 2 प्रमुख कारण थे। एक तो इसकी खुद की सेना नहीं थी, जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की सेना है। दूसरा, इसमें जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने इसकी परवाह नहीं करी, इसलिए लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया। देखिए नेक्स्ट है नाजियों का जो विश्व दृष्टिकोण है वो क्या था। तो देखिए जो नाजी विचारधारा थी ये पूरी तरीके से अडोल्फ हिटलर के जो नस्लवादी दृष्टिकोण पे आधारित थी। हिटलर जो था उसका मानना था कि जो सभी जो मनुष्य हैं वो समान नहीं है, बल्कि उनके मध्य नस्लीय श्रेष्ठता और हीनता होती है। तो वो क्या है उसके अनुसार जो आर्य हैं वो सुनहरे बाल वाले, नीली आंखों वाले जर्मन जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं और जो यहूदी हैं वो सबसे निम्न और आर्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो बाकी जो अन्य रंग भेद वाले लोग हैं उन्हें शारीरिक गुणों के आधार पे वो इनके बीच में रखता था। आर्य और जो यहूदी सबसे निम्नतर स्तर हो गया और आर्य सबसे उच्च स्तर है हिटलर के हिसाब से, तो बाकी वाले इनके बीच में आ गए। और इसके लिए उसने जो डार्विन और स्पेंसर है उनके जो सिद्धांत है उनका उसने सहारा लिया। वो जो डार्विन ने जो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था कि भाई नेचर खुद चुनती है कि किसे सर्वाइव करना है। फिर जो हर्बर्ट स्पेंसर था उसने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो उसने सिद्धांत दिया था। तो हिटलर ने इन सिद्धांतों का गलत उपयोग करके ये प्रचार करा कि जो शक्तिशाली नस्ल है वही जीवित रहेगी, कमज़ोर जो नस्लें होंगी उनका नाश होना स्वाभाविक है। तो जबकि लेकिन उसमें जो जिस तरीके से इन्हें अपने पक्ष में मोड़ दिया था, लेकिन जो डार्विन था उसने जो चयन का सिद्धांत है उसे एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया, प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कहा था और इसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं करी थी। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं था, उसने आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ मानता था। आर्य नस्ल की शुद्धता बनाए रखने और उसे विश्व की सबसे शक्तिशाली वो बनाना, नस्ल बनाना हिटलर का लक्ष्य था। इसी सोच के कारण उसने यहूदी और अन्य समुदायों पर अत्याचार करे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लेबेंसराउम, यानी जर्मन शब्द है, इसका मतलब है लिविंग स्पेस यानी रहने के लिए एक अधिक स्थान। तो हिटलर का मानना था कि जर्मनी के लिए नए क्षेत्रों पर कब्जा करना आवश्यक है। इससे जो जर्मनी है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसे संसाधन रिसोर्सेज मिलेंगे और जर्मनी जो है इससे इस प्रकार अधिक शक्तिशाली बनेगा। तो ये जो हिटलर था उसने जो पूर्वी यूरोप की ओर जर्मनी का विस्तार करना चाहा। जो पोलैंड था वो इस नीति का पहला प्रयोग बना, अर्थात पोलैंड जो है नाजी विस्तारवादी नीति का पहला लक्ष्य बना। फिर यहाँ पर है नस्लवादी राज्य की जो स्थापना है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो देखिए जो सत्ता में आते ही जो अडॉल्फ हिटलर है उसने शुद्ध आर्य समाज बनाने का लक्ष्य अपनाया, जो केवल जो शुद्ध और जो हिटलर के हिसाब से जो स्वस्थ आर्य जो जर्मन थे उन्हें जीने और आगे बढ़ने का अधिकार माना गया। जो अवांछनीय थे, अनडिज़ायरेबल थे, उन्हें समाज से समाप्त करने की नीति अपनाई गई। तो देखिए उसके लिए उसने यूथेनेशिया कार्यक्रम शुरू करा अडॉल्फ हिटलर ने। तो देखिए वो क्या था कि उसमें जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो अयोग्य, मेंटली और फिजिकली अनफिट जो जर्मन थे उन्हें मार देता था। तो इस कार्यक्रम के तहत उसने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या करी है यूथेनेशिया के तहत। और किन लोगों को वो अवांछनीय, अनडिज़ायरेबल मानता था। देखिए यहूदियों को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। फिर जिप्सी लोग थे, जिप्सी जो मतलब जिन अपनी हिसाब से रहने वाले जो लोग होते हैं वो, जैसे उसमें 2 समुदाय होते हैं जैसे रोमा, तो वो एक तरह के जिप्सी लोग होते हैं। जो एश्वेत लोग थे, जो रूसी लोग थे, जो पॉलिश लोग थे, उन सभी को आर्य नस्ल से निम्न इन्फीरियर माना गया और उन पर अत्याचार किए गए। जो पोलैंड और जो रूस पर जो कब्जे के बाद जो वहाँ के लोगों से जबरन मजदूरी करवाई गई और अत्यधिक मेहनत, भूख और यातनाओं के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए यहूदी जो थे वो नाजी जो शासन के सबसे बड़े पीड़ित थे। पहले उन्हें गरीब बनाया गया, समाज से अलग कर दिया गया और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब देखिए जो यहूदियों की जो थोड़ी जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी मतलब
सही नहीं है कि जो ईसाई थे, उनके जो ईसा मसीह थे, उनको ये लोग मानते थे कि यहूदियों ने मारा है, तो इन लोगों को वो ज़मीन का मालिकाना हक नहीं लेने देते थे। मध्यकाल से उनका बार बार जनसंहार किया जाता था यहूदियों का। और एक घेटो, एक दड़बा टाइप में एक जगह होती है, वहाँ पे उन लोगों को डाल दिया जाता था। लेकिन ईसाई फिर भी इनको जीने का हक देते थे कि भाई आप अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे, तो आप अगर ईसाई धर्म अपना लेते हो तो इन्हें फिर बचने का मौका दिया जाता था। लेकिन हिटलर ने इन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दिया, वो केवल इनका पूर्ण विनाश चाहता था। और जो उसका जो विचार था वो वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि झूठे नस्लीय सिद्धांतों पे आधारित था। वो डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों का सहारा लिया था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था इस बात का कि भाई यहूदी इन्फीरियर हैं। वो केवल झूठे नस्लीय सिद्धांत गढ़ रहा था और वो उसी पे आधारित था। ये सब यहाँ पर है। फिर यहाँ पे बता रखा है नस्लीय कल्पना लोक यूटोपिया। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नाजी थे, उन्होंने जो शुद्ध आर्य राज्य बनाने की योजना को लागू करा। युद्ध और जो नरसंहार है वो नाजी नीति के दो प्रमुख युद्ध बन गए। मतलब वो बाहरी राष्ट्र है, उनसे वो युद्ध लड़ रहा था, क्षेत्रवाद की नीति अपना रहा था, और अपने जो अंदर के जो नागरिक हैं, जो जिन्हें वो अनडिज़ायरेबल मानता था, उनका वो जनसंहार किया जा रहा था। तो देखिए, पोलैंड पे अत्याचार यहाँ पे बता रखा है कि जो पोलैंड पे कब्जा करने के बाद उसका विभाजन कर दिया गया, तो उत्तर पश्चिमी जो पोलैंड है उसे जर्मनी में मिला दिया गया। लाखों पॉलिश लोग हैं, उनके घर जो हैं और जो ज़मीन है उन्हें जबरन निकाल दिया गया लोगों को उनके घरों से, और उनकी जगह जो अन्य क्षेत्रों से लाए गए जो जातीय जर्मन थे उन्हें बसा दिया गया। फिर यहाँ एक जनरल गवर्नमेंट के बारे में मैं बता रखा है कि जो पोलैंड के शेष भाग, जो कुछ भाग तो जर्मनी में मिला दिया गया था, जो बाकी भाग था वो जनरल गवर्नमेंट था। तो यहाँ नाजी शासन ने जो अपने सभी जो अवांछनीय लोग हैं उन्हें भेज दिया, और यह क्षेत्र यहूदी और अन्य पीड़ितों के लिए कैद और हत्या का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अब देखिए, जो कट्टरवाद, जो नाजीवाद जो था, ये लोग जो पोलैंड के जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, शिक्षक थे, लेखक थे, डॉक्टर थे, तो उन सबको बड़ी संख्या में उनकी हत्या करनी स्टार्ट कर दी थी। और इसका उद्देश्य था कि जो पॉलिश जनता है वो कभी नाजी जो शासन है उसका विरोध ना कर सके, कोई उनके लीडर ना बन जाए पॉलिश लोगों का, और उनका विरोध ना कर सके। पॉलिश बच्चों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जो उन्हें, जिनका रूप रंग, जिन बच्चों का आर्य जैसा लगता था, उन्हें उनकी माताओं से जबरन अलग कर दिया जाता था, और एक नस्लीय परीक्षण करा जाता। उसमें अगर वो बच्चे पास हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, उनके खुद के माँ बाप से अलग करके। और अगर वो अयोग्य पाए जाते तो उन्हें अनाथालय भेज दिया जाता था, जहाँ अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। जनरल जो गवर्नमेंट था, जो पोलैंड का जो अन्य भाग था जहाँ अनडिज़ायरेबल लोगों को भेजा जाता था नाजी लोगों द्वारा, वहाँ बड़े बड़े घेटों और गैस चैम्बर बनाए जाते थे। यहाँ काफ़ी लाखों यहूदियों की सामूहिक हत्या करी गई है। यहाँ पे ये सब बता रखा है। ये ट्रेन है जो लोगों को वहाँ, जो पोलैंड का वो इलाका है जनरल गवर्नमेंट वाला, वहाँ पे लेके जाती थी। ये सब बता रखे। ये मरने से पहले जो यहूदी लोग और बाकी जो लोग हैं उनके जूते और ये सब बता रखा है। नाजी जर्मनी में जो युवाओं की क्या स्थिति थी, तो देखिए, जो बच्चे और जो युवा थे उन्हें नाजी विचारधारा के अनुसार जो हिटलर है वो तैयार करना अपना उद्देश्य मानता था। वो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नाजी विचारधारा के अधीन कर लिया था। यहूदी और जो नाजी विरोधी जो शिक्षक थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और स्टार्टिंग में तो क्या करा इन लोगों ने, जर्मन जो यहूदी बच्चे हैं उन्हें अलग अलग बैठाते थे वो। बाद में तो फिर यहूदी, जिप्सी और दिव्यांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया था और मार दिया गया था। पुस्तकों में देखिए उन्होंने नाजी विचार शामिल करे, और नस्ली जो श्रेष्ठता है, वो रेशियल सुपीरियॉरिटी पढ़ाई गई। बच्चों को हिटलर के प्रति जो है निष्ठावान, आज्ञाकारी और यहूदियों से घृणा करना सिखाया गया। बच्चों में हिंसा, आक्रामकता और सैनिक गुण विकसित करने की कोई प्रयास किया गया। जो 10 वर्ष की आयु में जो बच्चों के लिए एक अनिवार्य संगठन होता था, जुंग फुल्क, उसमें उन्हें शामिल होना पड़ता था। और जब वो बच्चे 14 साल के हो जाते तब उनमें लड़कों को एक हिटलर का युद्ध संगठन था, उसमें शामिल होना पड़ता था। इसमें युद्ध, हिंसा, लोकतंत्र विरोध और नाजी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता था। जब 18 वर्ष के हो जाते बच्चे, लड़के, तो उन्हें लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल होना पड़ता था, और फिर उसके बाद में उन्हें सेना में सेवा देनी पड़ती थी। फिर 1900, देखिए यहाँ पे एक युवा संगठन बता रखा है कि जब 1922 में एक नाजी युवा संगठन था, 1926 में इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया, और अब बाकी जो अन्य युवा संगठन थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। युवाओं को मतलब एक पूरी नाजी विचारधारा में एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है
कि द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मातृत्व की नाजी सोच। देखिए, नाजी विचारधारा के अनुसार जो महिलाएं थी उनका जो मुख्य कार्य था वो अच्छी माँ बनना था और शुद्ध आर्य बच्चों का लालन पोषण करना था। जबकि लड़के जो हैं उन्हें साहसी और आक्रामक और सैनिक बनने की शिक्षा दी जाती थी। वहीं जो लड़कियां थीं उन्हें नाजी विचारधारा के अनुसार घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और नाजी संस्कार देना सिखाया जाता था। महिलाओं को यहूदियों से दूर रहने और आर्य नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए कहा जाता था। 1937 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य में माँ सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है, लेकिन ये भेदभावपूर्ण नीति थी। केवल आर्य महिलाओं को सम्मान और सुविधाजनक सुविधाएं दी जाती थी। अधिक आर्य जो बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानीय पदक दिए जाते थे, जैसे कांस्य पदक दिया जाता था 4 बच्चे पैदा करने वाली आर्य महिला को, रजत 6 बच्चे और स्वर्ण पदक जो 8 या अधिक बच्चे आर्य बच्चे नाजी विचारधारा के अनुसार उस महिला को दिए जाते थे। तो इन महिलाओं को अस्पतालों में, दुकानों में, थिएटर टिकट में और रेल किराए में विशेष छूट दी जाती थी। और जो यहूदी, पोल्स या रूसियों से जो संबंध रखती थी पॉलिश महिलाओं से, उन जर्मन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करा जाता था, जेल भेजा जाता था और उनके जो नागरिक अधिकार हैं वो छीन लिए जाते थे। इस तरीके से जो नाजी जर्मनी में जो महिलाओं का मुख्य कर्तव्य है वो शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना और नाजी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना माना गया था। देखिए, प्रचार की कला नेक्स्ट टॉपिक है, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। देखिए, जो ये नाजी लोग, जो नाजी विचारधारा का जो प्रचार हो रहा था उसका समर्थन था कि भाई, उसका उद्देश्य था कि भाई जनता का समर्थन प्राप्त करना और नाजी विचारधारा का प्रचार करना। जो हिटलर बहुत स्मार्ट था, उसने जो नाजियों पे जो हत्या और अत्याचार छिपाने के लिए इन शब्दों का खुलेआम उपयोग नहीं करा। देखिए, वो बड़ा क्या वर्ड यूज़ करता था, मतलब जनता को कैसे मैनिपुलेट करता था। जो मास किलिंग, जो जनसंहार करता था, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष उपचार। वो जो यहूदियों का जो सामूहिक हत्या कर रहा था उनके लिए वो अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन उसने शब्द इस्तेमाल करा है। दिव्यांगों की हत्या करता था, वो इसे यूथेनेशिया, दया मृत्यु उसने शब्द यूज़ में लिया, इच्छा मृत्यु सॉरी। और जो गैस चैम्बर्स भेजता था उसे इवैक्यूएशन यानी खाली करना मानता था। और गैस चैम्बर्स को वो कहता था डिसइंफेक्शन एरिया, संक्रमण मुक्त क्षेत्र, इस तरीके से कहता था। और मीडिया का उपयोग वो नाजी विचारों के प्रचार के लिए करता था। तो मीडिया में क्या क्या शामिल था, देखिए, फिल्में थी, रेडियो था, पोस्टर था, नारे थे, पर्चे थे, चित्र थे। इन सब का उपयोग नाजी विचारधारा, नाजी प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता था। जो यहूदी थे, जो समाजवादी थे और उदारवादी थे, उन्हें जर्मनी का दुश्मन बताया जाता था। उन्हें कमज़ोर, भ्रष्ट और विदेशी एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। और जो मीडिया है, जो द इटर्नल ज्यूज़ जैसी फिल्मों के माध्यम से यहूदियों के प्रति घृणा फैलाई जाती थी। तो यहूदियों को जो है चूहे, कीड़े और समाज के लिए खतरा बता के जो जर्मन जो जनता थी उसमें नफ़रत पैदा करी गई। नाजी प्रचार ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो डर है, क्रोध है, घृणा, वो पहले से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, और फिर इतनी नफ़रत फैला दी गई तो लोगों के मन में जो डर, क्रोध और घृणा भर गई और कहीं ना कहीं वो नाजी नीतियों के समर्थक बन गए। तो नाजियों ने समाज के हर वर्ग को ये विश्वास दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान केवल नाजी शासन ही कर सकता है। तो इस तरीके से जो नाजी शासन था उसने मीडिया, फिल्म, पोस्टर और भ्रामक भाषा का उपयोग करके जनता को प्रभावित करा और यहूदी और अन्य विरोधियों के प्रति घृणा फैला के अपना समर्थन उसने बढ़ाया। अब देखिए, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो देखिए, जो नाजी प्रचार का प्रभाव ये हुआ कि जो अनेक जर्मन लोग हैं वो नाजी विचारधारा से प्रभावित हो गए और यहूदियों के प्रति घृणा करने लगे। तो जो लोग क्या है, अब यहूदियों के घरों को चिन्हित करते, कहीं ना कहीं वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, जो नाजी जो सरकार थी, और संदिग्ध पड़ोसियों की सूचना वो प्रशासन को देने लगे। कई लोगों को विश्वास था कि जो नाजी शासन है वो जर्मनी में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। कुछ जर्मनों ने नाजी शासन का साहसपूर्वक विरोध किया, लेकिन उन्हें दमन और मृत्यु का सामना करना पड़ा। अधिकांश लोग जो थे वो डर के कारण चुप रहे और अत्याचारों का विरोध नहीं किया। एक जो पादरी थे, मार्टिन निम्योलर, उन्होंने संदेश दिया कि जब लोगों की जो चुप्पी थी, लोगों को पता था कि गलत हो रहा है लेकिन फिर भी वो चुप रहे, तो जब उनके लिए जब खतरा आया तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था, क्योंकि जब वो दूसरों के जब मदद की बारी थी तब वो चुप रहे थे। जो देखिए, लगातार जो अपमान था, भय था और जो नफ़रत थी, तो जो यहूदी है वो मानसिक रूप से टूट गए। तो शार्लेट बेराइट है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, इसमें लिखा कि जो नाची प्रचार का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जो यहूदी हैं वो खुद भी स्वयं भी अपने बारे में फैलाई गई नकारात्मक धारणाओं पर विश्वास करने लगे। उन्हें सच में लगने लगा कि भाई हम सच में इन्फीरियर हैं।
तो गैस चैम्बर तक पहुंचने से पहले ही जो यहूदी थे वो भय, अपमान और मानसिक यातना से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। नाज़ी शासन के दौरान जो अधिकांश जो जर्मन लोग हैं वो भय या समर्थन के कारण चुप रहे, और जबकि जो यहूदी हैं उन्हें शारीरिक ही नहीं बल्कि गहरी मानसिक यातना भी झेलनी पड़ी। देखिए महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। देखिए जो होलोकास्ट है क्या, जो नाज़ी शासन है उसने जो यहूदी और अन्य लोगों का जो सामूहिक नरसंहार करा है उसे होलोकास्ट कहा जाता है, महाध्वंस कहा जाता है। तो युद्ध के दौरान कुछ सूचनाएं बाहर आ रही थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया, तब जाके पता चला कि भी जो नाज़ी सरकार है वो यहूदी और अन्य जो राजनीतिक विरोधी हैं या अन्य जो प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ कितना भयावह व्यवहार कर रही थी। तो जो यहूदी थे वो चाहते थे कि जो पूरी दुनिया है वो उनके साथ हुए अत्याचारों को याद रखे और सीख ले। इनमें से एक जो यहूदी था उसने अपने साथी से कहा कि जो ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो मैं सिर्फ एक आधे घंटे जीना चाहता हूँ, ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूँ कि ये जो नाज़ी लोग हैं इन्होंने हमारे साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया है, हमें किस तरीके से किस हद तक इन्होंने प्रताड़ित किया है। इस तरीके से जर्मन लोग ही थे यहूदी भी, लेकिन उन्हें उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया। घेटो और जो यातना शिविर थे उसमें कैदियों ने डायरी, नोटबुक और अभिलेख लिख के सच्चाई को सुरक्षित रखा। जब युद्ध हार गए तो ये जो नाज़ी लोगों को पता था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तो इन्होंने जो अपराध है उनके सबूत मिटाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज जलाने का आदेश दिया। लेकिन जो होलोकास्ट की जो यादें आज भी देखिए आत्मकथा, उपन्यासों, वृत्तचित्रों, डॉक्यूमेंट्रीज, स्मारकों, कविताओं, संग्रहालयों के माध्यम से जीवित हैं। ये सारी चीज़ें देखिए उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने विरोध करा, सहयोग करने वाले जिन्होंने नाज़ी शासन का सहयोग करा उनके लिए शर्म का कारण है, और चुप रहने वालों के लिए एक चेतावनी है। तो ये सब हमने नाज़ी शासन के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि हिटलर का किस तरीके से उदय हुआ था और उसने किस तरीके से यहूदी और अन्य राजनीतिक विरोधियों के प्रति कितना अमानवीय व्यवहार किया।